लिखो, लिखाया था, क्या लिखाया था? एकात्मक शासन तंत्र, यूनिटरी मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन तंत्र। इसका क्या मतलब होता है? एकात्मक शासन तंत्र का, एकात्मक का मतलब समझते हैं ना, यूनिटरी का क्या मतलब होता है कि चीन में कि एकात्मक व्यवस्था में जो शासन है की शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो केंद्र सरकार के हाथों में है या केंद्र सरकार में निहित है ना। या आप ये कह सकते हैं कि वहां पर भारत या अमेरिका की तरह राज्य नहीं है। हाँ, प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दी गई हैं, जो कि ये है ना, जिसके टॉप पे सबसे पहले प्रोविंसेस आते हैं, फिर ऑटोनोमस रीजन्स आते हैं, प्रीफेक्चर्स आते हैं, फिर ऑटोनोमस प्रीफेक्चर्स आते हैं, काउंटीज आती हैं, टाउन्स आते हैं। तो इनको कुछ पावर्स इनको दे दी गई है, कुछ इनको है, कुछ इनके पास है, कुछ इनके पास है, कुछ इनके पास है, कुछ इनके पास है। लेकिन जो मेन जो सोर्स है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। कौन है सोर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। यही क्या कर रहा है? इन सबको जो है वो पावर्स दे रहा है ना। संविधान की तरफ से नहीं, किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के लिए भी इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना कोई सरल काम नहीं है ना। तो अपनी सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है? चाइना को प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया है और थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो सबको दे दी है। लेकिन ओवरऑल पावर किसके हाथों में है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये भी हमें दिखाता है कि चाइना का जो सिस्टम है वो कैसा है? एकीकृत है। वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार कैसी है? पावरफुल है। उसके बाद ये लिखने क्या आपने इस हेडिंग में ये लिखने हैं है ना कि सुविधा की दृष्टि से पूरे देश को इन इकाइयों में बांट दिया गया है और इन इकाइयों की जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। उसके बाद लिखो इन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इससे पहले लिखो आप यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक सदनीय विधानपालिका, एक सदनीय विधानपालिका, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या होता है? चाइना की जो विधानपालिका है, जैसे भारत की विधानपालिका कौन है? भारत की विधानपालिका का नाम क्या है? संसद। अब भारत की बोल रही हूँ मैं, हिमाचल की नहीं बोल रही हूँ। भारत की विधानपालिका 1000 बार बोल दिया है, संसद। अमेरिका की विधानपालिका का नाम क्या है? कांग्रेस। तो ये आपको पता नहीं लग रहा है? राज्य की विधानपालिका बोलूंगी तो क्या आएगा? विधानसभा। हिमाचल की, क्योंकि क्या है यहाँ भी यूनिकैमरल है, एक ही सदन है ना। हिमाचल की बात करते हैं। लेकिन जब मैं कह रही हूँ भारत की विधानपालिका मींस संसद, पार्लियामेंट, और नाम है विधानपालिका का संसद, जो कैसी है? बाइकैमरल है, जिसके 2 सदन है। आ रही है अभी भी किसी को? क्या अभी तक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ कि विधानपालिका विधानमंडल एक ही चीज है। मैं विधानमंडल बोलूं चाहे विधानपालिका बोलूं, एक ही बात है। ठीक है। तो भारत की विधानपालिका, भारत के विधानमंडल का नाम क्या है? संसद। तो वैसे ही चाइना में क्या है? विधानपालिका है, विधानमंडल है, जो क्या करता है? कानून बनाता है पूरे देश का, पूरे देश के लिए। और वहां की जो विधानपालिका है उसका नाम है, लिखो इसको, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपसे पूछना है कल कि कहाँ की क्या नाम है? बाइकैमरल कहाँ है? यूनिकैमरल कहाँ है? ठीक है, बाइकैमरल है तो क्या कौन कौन से हाउसेस है, क्या क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए। अब तक सारा रटाया है। इंग्लैंड में क्या है, अमेरिका में क्या है ना। तो चाइना की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये कैसी है? एक सदनीय है, मतलब इसका क्या है? एक ही सदन है। ठीक है, 2 सदन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था नहीं है ना, वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? जो विधानपालिका है वो बाइकैमरल होती है, द्विसदनीय होती है, क्योंकि एक सदन क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो संघात्मक राज्य में क्या होता है? दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार। तो जो दूसरा हाउस होता है वहाँ पे, जो अपर हाउस होता है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो यहाँ तो राज्य है ही नहीं है। चाइना में यूनिटरी सिस्टम है, राज्य नहीं है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाउस की जरूरत ही नहीं है, एक ही सदन है। ठीक है, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यही क्या करती है? पूरे देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है। और यही चाइना में राज्य की
जो शक्ति है उसका सर्वोच्च सोर्स है, सुप्रीम सोर्स है कौन? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हालांकि चाइना के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस में कितनी सदस्य संख्या होगी इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, कोई लिखित में नहीं कहा गया है कि इतने सदस्य जो है विधान पालिका के होंगे। लेकिन फिर भी इतना कहा गया है आर्टिकल 59 में वहां के कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव प्रांतों और स्वायत्त क्षेत्रों की कांग्रेस करेगी। इनकी अपनी भी क्या होती है, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से विधान मंडल होता है इनका भी एक प्रकार से। ये क्या है, हालांकि ये राज्य नहीं है लेकिन क्या है, यूनिट्स है। तो ये क्या करती है, जो प्रोविंसेस होंगे ना वो अपने प्रोविंसेस जो इसके एरिया में पड़ता है, जो भी क्षेत्र इसके एरिया में पड़ता है वहां का प्रशासन ये चलाएगा, है ना। उसके लिए भी क्या बना हुआ होगा, विधानसभा की तरह ही मतलब एक बॉडी होगी, बनी हुई होगी, है ना, जो वो काम देखेंगे, अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो उसका काम देखेंगे। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। कुछ पावर्स इनको भी दी गई है ना, तो इनको दी गई है मतलब इनके यहाँ भी कुछ अधिकारी होंगे, है ना, कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे। कहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। अब जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, उसके सदस्यों के संख्या के बारे में क्लैरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ इतना कहा गया है वहां के संविधान के आर्टिकल 59 में कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव प्रोविंसेस और ऑटोनोमस रीजन्स के सदस्य करेंगे। फिर इसका जो कार्यकाल है किसका क्या रेडी पढ़ते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो 5 साल है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का साल में एक सेशन होता है, एक ही अधिवेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखने हैं, शॉर्ट में अधिवेशन साल में एक बार, ठीक है। कार्यकाल 5 साल, विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। बस इतना ही मैं शॉर्ट में लिखो, घर में लिखना, डिटेल में लिखा। क्या क्या लिखा कि चाइना में क्या है, चाइना की विधान पालिका एक सदनीय है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, है ना, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रांतों और स्वायत्त क्षेत्रों के प्रतिनिधि करते हैं। संविधान में इनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सदस्य संख्या के बारे में स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा गया है, कितनी होगी। हालांकि इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल है। विशेष परिस्थितियां मतलब इन टाइम ऑफ इमरजेंसी या कोई और विशेष परिस्थिति देश में जब उत्पन्न हो जाए तो 5 साल से ज्यादा भी इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। उसका साल में सिर्फ एक ही अधिवेशन होता है और वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। कैसा लग रहा है आपको, ठीक है कि ये कम है? एक ही होगा और वो भी कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। आप लिखो नेक्स्ट, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति, हेडिंग है ये, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। तो संविधान के द्वारा जो सारी शक्तियां दी गई हैं वो दी गई है राष्ट्रीय जन कांग्रेस को और इसे ही राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग बनाया गया है ना। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। पूरे देश से इसके जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, मैंने कहा क्लियर तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होंगे ही, तो वो कम से कम इसके जो पूरे टोटल जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं 3000 सदस्य पूरे देश से चुन करके इसमें जाते हैं। किसमें? नेशनल पीपल्स कांग्रेस में। इसमें आप लिखेंगे संपूर्ण देश से लगभग 3000 सदस्य चुने जाते हैं। साल में इसका एक अधिवेशन होता है, बता दिया, और वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या 15 दिनों में पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए, किस समस्या से, कि जब वैसे कानून तो तभी बनेगा जब सेशन चल रहा होगा, बिल तो तभी पास होंगे, है ना, जब अधिवेशन हो रहा होता है, जैसे हमारी विधानसभा का हो रहा है तो अभी सारे काम अभी हो रहे होंगे, है ना। फिर जब सेशन नहीं होगा तो फिर या तो फिर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा या अध्यादेश लाया जाएगा, अदरवाइज तो फिर सेशन का ही वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरे देश का शासन चला रही है एक ही विधान पालिका, वो भी साल में एक ही बार अपना सेशन बुला रही है और वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए बुला रही है। तो कम टाइम है, कानून बनाने का काम नहीं हो सकता। इस समस्या से निपटने के लिए चाइना में क्या किया गया है, एक स्थायी समिति गठित की गई है जिसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की ही स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति है, जो
क्या करती है, इसमें कुछ सदस्य होते हैं, एक इसका सभापति होता है, एक उप सभापति होता है, इसमें एक महासचिव होता है और कुछ सदस्य होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी में एक सभापति, उप सभापति, महासचिव और कुछ अन्य सदस्य। अब ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, मैंने कहा उस समस्या से निपटने के लिए। किस समस्या से निपटने के लिए? जब जिन दिनों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, ठीक है, और कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की जो सारी शक्तियां हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को चली जाती हैं। ये पूरे साल काम करती है स्टैंडिंग कमेटी। तो देश में कोई कानून बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी लेती है। आई बात समझ में? अब सेशन हो चाहे ना हो, है ना, एक बार हो 15 दिनों के लिए हो ना हो, कानून बनाने का काम या मेजर जो काम है वो किसको दे दिए गए? स्टैंडिंग कमेटी को, जो कि पूरा 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है स्टैंडिंग कमेटी का। जैसे नेशनल कांग्रेस का जो काम है वो कितना, कार्यकाल है वो कितना है? 5 साल है। ठीक उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका कार्यकाल भी 5 साल का ही है। फिर चाइना में कहा जाता है कि असल में चाइना में कानून बनाने का काम वहां की विधान पालिका नहीं करती है, वो स्टैंडिंग कमेटी करती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, जो विधान पालिका है, वो तो सिर्फ स्थायी समिति के निर्णयों पर एक स्टैंप लगाने वाली संस्था है ना। जाहिर सी बात है, उसी में से ही जो राष्ट्रीय जो 3000 सदस्य हैं उन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी बनाई, है ना। और उन्हीं दलों के वो क्या होंगे, एक ही राजनीतिक दल के वो सारे सदस्य होंगे। तो उनको पता है, जैसे मान लो आप लोग हैं, आप लोगों ने क्या किया, मैं कुछ काम दिया करने को, सारे लोगों से तो मेरा भी कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, तो 5-7 लोगों की कमेटी बना दी जो क्या करेगी, पूरे क्लासरूम का, पूरे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, तो जैसे आप लोगों की सब्जेक्ट सोसाइटी बनाई उसमें, तो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो भी काम होगा, अब सारे बच्चों से टीचर वो नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, वो सिर्फ उनको बुलाएगा 5-7 लोगों को, उनसे बातचीत होगी, वो जो डिसीजन लेंगे वो आप सबका डिसीजन होगा एक प्रकार से, है ना। हो सकता है वो आपसे इनडायरेक्टली बात करें या ना करें, या वो अपनी समस्या से परिचित हो, या उनको पता हो कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, तो वो जो बोलेंगे फिर एक प्रकार से वो हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो टाइम सेविंग के लिए, और काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो ठीक वैसे ही अब 3000 सदस्य सहमत हो ना हो, एक तो टाइम कम है वहाँ पे, एक साल में एक ही बार होगा, 15 दिन के लिए होगा, तो इतने में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया, स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए वहाँ पे वो क्या करती है, वो कानून बनाने का काम करती है, और वो जो फिर डिसीजन ले लेती है। हालांकि लास्ट में तो विधान पालिका का काम है कानून बनाना, लास्ट में परमिशन तो उसी की चाहिए, तो वो क्या करती है, वो परमिशन दे देती है, क्योंकि उसको पता ही है हमारी वजह से हमने इनको चुना हुआ है और हमारी पार्टी के लिए है। तो जैसे एक प्रकार से आप कैबिनेट ले, है ना, कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो पहले किसके सदस्य होते हैं, विधान पालिका के सदस्य होते हैं, और अगर मेजोरिटी होती है तो वो एक प्रकार से वो जो कैबिनेट के सदस्य हैं या मंत्री, भारत की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा, हाँ। जो लेकर के आते हैं बिल, वो आसानी से पास हो जाता है जिस सरकार की रूलिंग पार्टी की, क्योंकि मेजोरिटी होती है, खिलाफ में वोट करते ही नहीं है। तो ठीक वैसे स्टैंडिंग कमेटी जो डिसीजन लेती है वहाँ पे वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस को अप्रूवल दे देती है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे चाइना में जो कानून बनाने का काम करती है वो वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी करती है। और कार्यकाल जब तक 5 साल है, लेकिन जब तक ये तब तक काम करती है जब तक आगे मानो कि नई राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई 5 साल बाद, है ना। तो फिर जो स्टैंडिंग पुरानी वाली अभी तब तक रहेगी जब तक कि जो विधान पालिका है वो नई स्थायी समिति का निर्माण ना करे, वो तब तक अपने पद पर रहेगी। आगे बात समझ में। अब लिखो, इन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इन प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, व्यवहार में लचीला संविधान। तो संविधान का कठोर होना कौन सी सरकार में जरूरी है, बोलो, संघात्मक में, है ना। क्यों? ताकि जो संघ सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो आसानी से संविधान में परिवर्तन ना कर सके, और जो राज्य हैं, जो इकाइयां हैं, और उनकी शक्तियों को वो कम ना कर ले। इसीलिए संविधान का वहां पर कठोर होना जरूरी माना जाता है। लेकिन चाइना में एकात्मक सिस्टम है, फिर भी सैद्धांतिक तौर पर वहां पर संविधान है वो कठोर है। सैद्धांतिक तौर पर कैसा है, कठोर है। क्यों कठोर है? यहाँ पर कोई भी संशोधन विधेयक राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा या राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा
राष्ट्रीय जन कांग्रेस में प्रस्तुत किया जाता है। फिर से सुनिए, कैसे कठोर है। कोई भी मतलब संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो कौन लेकर के आएगा, वो प्रपोजल कौन लेकर के आएगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के जो टोटल मेंबर हैं उनका कितना 1/5 निकाल दो उसका, वो या जो स्थायी समिति है अगर उसके सदस्य लेकर के आए, किसमें, राष्ट्रीय जन कांग्रेस में, मतलब उनके द्वारा वो प्रपोजल लाया जाता है या स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा या राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा। फिर ये संशोधन विधेयक राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है, तब जाकर के वो संशोधन विधेयक क्या होगा, पारित होगा। पहले तो प्रस्ताव लाने के लिए ही कितने सदस्य चाहिए, 1/5 या स्थायी समिति के सदस्य वो प्रपोजल ला सकते हैं। फिर उस प्रपोजल को स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कितने सदस्य चाहिए, 2/3, टोटल का 2/3। तो इस अगर आप इसको देखिए तो ये है सैद्धांतिक तौर पर दिखाता है, मतलब कठोर है, मुश्किल है ये प्रोसेस। अगर व्यवहार में देखें तो चाइना का संविधान को इतना कठोर नहीं है। क्यों कठोर नहीं है, व्यवहार में कहा जाता है कि चाइना का संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि संशोधन संबंधी सारे निर्णय वहां के साम्यवादी दल के जो ऑफिसर्स होंगे, शीर्ष दल के जो व्यक्ति होंगे वो लेते हैं। और अब साम्यवादी दल की बात आ गई, साम्यवादी दल क्या है, चाइना में ना वन पार्टी सिस्टम ही है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। और उसका सरकार के साथ इतना वो घुली मिली है, इतना जोड़ है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि ऐसा लगता है कि सरकार ही साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल की सरकार है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम ही है, सारे सदस्य उसी पार्टी के ही। व्यवहार में कैसा है, लचीला है, क्योंकि संशोधन संबंधी सभी निर्णय साम्यवादी दल के नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो विधान पालिका है जिसके सभी सदस्य साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं, जो अभी मैंने कहा कि वन पार्टी सिस्टम है, पार्टी कौन है वहां पे, साम्यवादी दल, राजनीतिक दल, ठीक है, एक ही राजनीतिक दल है, वो है साम्यवादी दल। तो जाहिर सी बात है विधान पालिका में मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस में जो सदस्य जाएंगे वो किस पार्टी के जाएंगे, साम्यवादी पार्टी के ही होंगे, है ना। फिर वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस जिसके सभी सदस्य साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं, संशोधन विधेयक को बिना किसी विरोध के 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारे एक ही उससे जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस ले लो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी ले लो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ले लो, एक ही लोग हैं वहां पे। कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग कहाँ हैं, विधान पालिका में है, वही स्टैंडिंग कमेटी में है। तो प्रपोजल चाहे स्टैंडिंग कमेटी लेके आए, चाहे राष्ट्रीय जन कांग्रेस लेकर के आए, वो पारित होगा ही होगा। क्यों, जैसे मैंने कहा कि भारत में अगर रूलिंग पार्टी है ना, मेजॉरिटी उस पार्टी को है, प्रधानमंत्री कोई मंत्री कोई प्रपोजल लेकर के आ रहा है और उसका बहुमत क्या है, निम्न सदन में है, तो वो इजीली वहां से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो वो एक प्रकार से जस्ट फॉर्मेलिटी होगी। हाँ, वो पारित तब नहीं होगा जब कैसा होगा, गठबंधन की सरकार होगी या विपक्ष भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तब वो पारित नहीं होगा। क्लियर मेजॉरिटी सरकार के पास बहुमत संख्या बहुत ज्यादा है तो वो आप इजीली क्या हो जाते हैं, बिल पारित हो जाते हैं। तो ठीक वैसे चाइना में क्या है, वहां तो बिल्कुल वहां तो अपोजिशन है ही नहीं, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। सारे सदस्य किस पार्टी के, साम्यवादी दल के हैं, वही राष्ट्रीय जन कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वही स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, कठोर में मैंने क्या कहा था कि क्या करना पड़ेगा, या तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य लाएंगे या राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 1/3 सदस्य लाएंगे, फिर वो पारित होगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस के ही 2/3 सदस्यों के बहुमत से। तो अब वही सदस्य क्या है, स्टैंडिंग कमेटी में भी उसी पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस में भी वही पार्टी के लोग हैं। तो उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा प्रपोजल लाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर देंगे, स्वीकृति दे देंगे। तो कहां से लग रहा है कठोर, लचीला ही है ना। व्यवहार में चाइना का संविधान कठोर नहीं बल्कि लचीला है, सैद्धांतिक तौर पर कठोर है। अगर वहां पे क्या होता, वन पार्टी सिस्टम नहीं होता ना, मल्टी पार्टी सिस्टम होता, तब वो कठोर हो जाना था। लेकिन एक ही पार्टी है तो फिर क्या है, तब वो व्यवहार में लचीला होगा। आ रही है समझ में ना बात पीछे। अब लिखो, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, लोकतांत्रिक केंद्रवाद।
डेमोक्रेटिक, आगे क्या लिखा है? केंद्र सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। अब जब डेमोक्रेसी में लिख रही हूँ तो फिर सेंट्रलिज्म की क्या जरूरत है? क्योंकि डेमोक्रेसी में सेंट्रलिज्म का क्या रोल है? डेमोक्रेसी में तो सेंट्रलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ क्या होगा? वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। यही है ना? क्या होता है पता है ना आपको? लोकतंत्र का, लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था का राज थोड़े ना होता है। शक्तियां अलग अलग संस्थाओं, व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है। तो डेमोक्रेसी का ये एक फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन मैं लिखा रही हूँ आपको चाइना में क्या है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। लोकतंत्र भी बोल रही हूँ, साथ में क्या बोल रही हूँ? केंद्रवाद भी बोल रही हूँ, है ना? कि वहां पे क्या है? लोकतंत्र भी है, लेकिन कैसा है? शक्तियां क्या है? केंद्रीकृत भी है। अब पहले इसको डिफाइन करते हैं कि वहां पे वो डेमोक्रेटिक कैसे है, डेमोक्रेसी कैसे है। डेमोक्रेसी मींस विकेंद्रीकरण कैसे है? विकेंद्रीकरण ऐसे है, ये है, ये है, ये क्या है? क्या मतलब समझे इससे? क्या किया गया है? अलग अलग यूनिट्स को दी गई है ना शक्तियां। केंद्र सरकार के पास भी है, लेकिन इनके पास भी है। ये अपने एरिया में क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। ये अपने एरिया में करती है, ये अपने एरिया में करती है, ये अपने एरिया में करती है, ये अपने एरिया में करती है। और सबकी अपनी अपनी जनसभाएं भी है, मतलब विधानसभाएं है ना? और यहाँ का जो काम है वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं। तो ये क्या हो गया? डेमोक्रेसी मींस डिसेंट्रलाइजेशन। अब वहां पे सेंट्रलिज्म कैसे है? अब वहां पे जो भी ये यूनिट है, हालांकि इसकी अपनी विधानसभा है, अपनी जनसभा है, अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसका काम देखते हैं, अपने अपने क्षेत्र का काम देखते हैं। लेकिन जो नीचे की जनसभा है, जो ये टाउन है, वो अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जवाब देंगे इसको, ये देंगे इसको, ये देंगे इसको, ये देंगे इसको, ये देंगे इसको, और वो किसको देगा? सेंट्रल। तो क्या हो गया? शक्तियां अलग अलग होते हुए भी क्या हो गई? फिर से एक के पास केंद्रीकृत हो गई, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। आइए बात समझ में क्या है वहां पे? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक तरीके से क्या किया गया है? स्ट्रक्चर को बनाया भी गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? सेंट्रलिज्म भी है कि हर एक निचले की जो जनसभा है वो अपने से ऊपर की जनसभा के प्रति उत्तरदायी है, और जो निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने से ऊपर के स्तर के अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सोर्स तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। आइए समझ में? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म आया, पीछे आया कि नहीं आया? बॉयज कि ताले लगा दिए हुए हैं? बेटे नहीं समझ में आ रहा है? पूछो, फिर से पूछो। बहुत इजी है, ये देखने में ऐसे लगता है, लेकिन जब हम क्या करें, थोड़ा डीपली ध्यान लगाएं तो समझ में आ जाता है। समीर आया समझ में? साहिल इधर आ गया? पक्का आ गया? डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आ गया कि वहाँ डेमोक्रेसी कैसे है, और फिर सेंट्रलिज्म कैसे है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, प्रजातांत्रिक केंद्रवाद है वहाँ पे। फिर लिखो जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली। तो चाइना में न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है और ना ही सर्वोच्च है, क्योंकि वहां पर छोटे न्यायालय से लेकर के बड़े न्यायालय तक के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही चुने जाते हैं। हालांकि जो एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो अपने से निचले लेवल की जो जुडिशरी है उसके कार्यों का निरीक्षण करती है। लास्ट में लिखो वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली। तो चाइना में क्या है? एक दलीय प्रणाली है, और वो है साम्यवादी दल। और चीन का जो साम्यवादी दल है वो वहाँ के श्रमिक वर्ग का के हितों का संरक्षण करने वाला है, और उसका जो लक्ष्य है वो चाइना को पूरी तरह से कम्युनिस्ट स्टेट या साम्यवादी राज्य बनाना है। और वहाँ पे ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सरकार और साम्यवादी दल इतने ज्यादा आपस में घुले मिले हैं कि पता ही नहीं लगता है कि सरकार है या साम्यवादी दल है, कि दल है ये अलग से कि सरकार है, क्योंकि सरकार में क्या है? सारे ही साम्यवादी दल के लोग होंगे, और साम्यवादी दल को अगर आप देखोगे तो आप देखेंगे यही तो सरकार है। ठीक है, तो वो आपस में क्या है? घुले मिले हैं, इतने ज्यादा घुले मिले हैं। और वो जो
साम्यवादी दल है उसका हर 5 साल के बाद वहां पे एक महाधिवेशन होता है। एक साम्यवादी दल का महाधिवेशन होता है, महासम्मेलन, सॉरी अधिवेशन ही सम्मेलन होता है, अधिवेशन तो विधान पालिका का होता है। साम्यवादी दल का हर 5 साल के बाद एक महासम्मेलन होता है जिसमें देश भर से चुन करके आए हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पार्टी का अपना अलग ही फोरम है, अपना एजेंडा है, और उनका पार्टी का जो ये सम्मेलन है वो कहलाता है पार्टी कांग्रेस। किस पार्टी का? साम्यवादी दल का हर 5 साल बाद एक महासम्मेलन होता है जिसमें देश भर से चुन करके आए हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और पार्टी का ये सम्मेलन कहलाता है पार्टी कांग्रेस। इस सम्मेलन में क्या होता है, क्यों बुलाया जाता है ये सम्मेलन? पार्टी की नीतियां तय की जाती हैं कि पार्टी क्या क्या काम करेगी, कैसे कैसे काम करेगी, वो सारा डिसाइड होता है इस महासम्मेलन में। इसके अलावा इस महासम्मेलन में साम्यवादी दल की एक सेंट्रल कमेटी का भी गठन किया जाता है। सेंट्रल कमेटी, केंद्रीय समिति के 370 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मेन पॉइंट लिख लो। इस सम्मेलन में दल की नीतियां तय की जाती हैं, दल का कार्यक्रम तय किया जाता है, और उसके साथ साथ दल की एक केंद्रीय समिति बनाई जाती है जिसके 370 सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। और ये केंद्रीय समिति आपको ना शॉर्ट वाला फॉर्म नहीं आता यूज करना। कम्युनिस्ट पार्टी कितना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उनको लिखा मैडम ने लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नीचे लिखते रहो इसमें क्या क्या सब पॉइंट आते रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ है, बोलो? महासम्मेलन होगा है ना, 5 साल कितनी बार होगा? 5 साल में एक बार। 5 साल बाद तो वही लिख दिया। महासम्मेलन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैं? इंग्लिश वाले बताओ क्या बोलेंगे? हैं? भी कॉन्फ्रेंस कुछ भी लिख दिया आपने, है ना, अपने समझ के लिए, है ना, फिर सूटेबल वर्ड देखना कुछ भी नहीं आता है, यही लिख दिया आपने। चलो भी कॉन्फ्रेंस है ना, वो कब होगी? 5 एवरी 5 है ना, बस ऐसे करके लिख दिया, ऐसे बनाते रहे। और इसको कहते भी क्या है, ये हम ब्रैकेट में लिख दिया, क्या बताएगा? पार्टी कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी, और पार्टी कांग्रेस है ना, इसको और क्या बोलते हैं? और पार्टी कांग्रेस, ये लिख दिया। और क्या बताया? किसके लिए बुलाया जाता है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, है ना, ये लिख दिया यहाँ पे। फॉर्मुलेशन या हिंदी में लिखना नीतियां बनाना के लिए, बस, ऑफ पॉलिसीज। फिर और फॉर्मुलेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल कमेटी, है ना। स्पेलिंग समझ नहीं आएगी, मैं तो जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कैसे लिखना है डायग्राम, है ना, कि कितने सदस्य होते हैं इसके? 370। ऐसे ऐसे करके जब आपको ये पता होगा पूरा फैक्ट आपने लिख दिया है। अब इनको लाइनों में तो फिर आप घर में जाकर के मजे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैक्ट होने चाहिए आपके पास, लाइनें तो बनती हैं। और ये जो सेंट्रल कमेटी है कहाँ लिख गई, कहाँ है? हाँ, ये जो सेंट्रल कमेटी है ये आगे चल करके 2 अन्य बॉडीज को चुनती है। इसी के नीचे 2 एरो लगाती है। सेंट्रल कमेटी 2 अन्य बॉडीज का गठन करती है। कौन कौन सी? पॉलिट ब्यूरो, हिंदी में भी पॉलिट ब्यूरो ही आएगा, POLIT, पॉलिट, BUREAU, ब्यूरो, और पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पॉलिट ब्यूरो। कौन कौन सी 2 कमेटियां चुनती हैं? एक पॉलिट ब्यूरो को चुनती है और एक पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति को चुनती है। पॉलिट ब्यूरो में सदस्य होते हैं 25, उसके नीचे लिख दो 25 सदस्य, और स्थायी समिति में होते हैं 7 सदस्य। और चीन में साम्यवादी दल शासन तंत्र पर इतना हावी है, यही देश का असली शासक है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सभी बड़े बड़े अधिकार पदों पर जो है वो साम्यवादी दल के ही नेतासीन हैं। और एक समय था जब माओ से तुंग, है ना, नाम सुना
बताया है। माओ सेतुंग उस टाइम जब उनका टाइम था वो केंद्रीय समिति के इसके अध्यक्ष भी थे, पॉलिट ब्यूरो के भी अध्यक्ष थे और देश के राष्ट्रपति भी थे। तो पॉलिट ब्यूरो और जो ये केंद्रीय समिति है ये कौन बनाता है? राष्ट्रपति केंद्रीय समिति से साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी दल से जुड़ा हुआ है ना पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति। और राष्ट्रपति वो अलग से है, लेकिन है किससे? किस पार्टी से? साम्यवादी दल से। तो मैं ये साबित कर रही हूँ कि चीन में क्या है, साम्यवादी दल और सरकार आपस में इतने घुले मिले हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। सरकार ही साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल ही सरकार है। जैसे माओ सेतुंग का एग्जाम्पल दिया, वही क्या थे, साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भी थे, पॉलिट ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे और साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति। और अब अभी चाइना के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं वो पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति के भी सदस्य होते हैं। पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति मतलब सब इनडायरेक्टली साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं। तो वास्तव में चीन में शक्ति का जो केंद्र है वो यही पार्टी है। और लास्ट में आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि चीनी गणराज्य का सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाइना में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। लग गया पता कैसे है एकात्मक? कहने को तो चाइना भी कहते नहीं, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक वे भी है ना, तानाशाही नहीं है यहाँ, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्या है, ये एकात्मक ही है। वो मतलब सैद्धांतिक तौर पर है, व्यवहारिक तौर पर वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, कल से अब हम जो है वो इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है इस बुक की, है ना। असाइनमेंट जो है वो भी रेडी करके रखो। क्या क्या दी थी? पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक दूसरा दिया था, इंग्लैंड और अमेरिका का कंपैरिजन करना है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, है ना। तो अभी इसको बिल्कुल तैयार करके रखो, मैं कभी भी मंगवा सकती हूँ। है डेट दी है कोई? इसमें कितनी? 27 इस महीने की 27। ठीक है, कल से हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, और वो रिपोर्ट लाइए बना के बताओ।